तो स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन electronic configuration of DA and D block elements in which 4 series are there, 3D, 4D series, 5D and 6D series. Okay? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 3D सीरीज का, जो हमने देखा था स्कैंडियम टू जिंक, तो उसके अंदर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, वेरी होता है ना, क्या होता है, वेरी होता है. फर्स्ट 5 जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता चला जाता है, फिर उसके बाद जो अगले 5 हैं वहाँ पे क्या होने लगता है ना, ठीक है, डिक्रीज से इंक्रीज होता है. पहले तो इंक्रीज है ना, पहले कम होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. ठीक है, 3D सीरीज में. तो आज देखना है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या देखेंगे आज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक. अच्छा, तो मैं एक एक क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करते चलेंगे एक एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो होते हैं, क्योंकि रिटर्न में भी थोड़ा सा होना जरूरी है, क्योंकि हमने रिटर्न में लिखना ही छोड़ दिया है. ठीक है, ओके. तो एक एक मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आप नोट डाउन करते चलो, उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे. ठीक है, तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लिखो. फर्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस, है ना. मतलब क्या करते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली डोनेट करता है और क्या करता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना. तो इससे क्या होता है कि बल्कि वाला कंपाउंड क्या हो जाता है, बन जाता है बड़ा वाला कंपाउंड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना. सेकेंड पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. ठीक, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. बात समझ में आ रही है. ठीक है, क्योंकि जितना अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, है ना, जितना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा तो उतना ही क्या होगा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. तो इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट. थर्ड में लिखो. थर्ड में लिखो, in the most of the cations, in the or in most of the cations, in क्या लिखना है, in most of the cations, in most of the cations of transition metals, in most of the cations of transition metals. Transition metals, there are unpaired electrons. There are unpaired electrons. There are unpaired electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ट्रांजिशन मेटल में अनपेयर्ड होते हैं, मतलब पेयरिंग में नहीं होते, पेयरिंग में नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं. ठीक है, अब अगर जो अनपेयर्ड है तो कैटायन फॉर्म करेंगे,
है ना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है मेटल की, तो वहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, ऐसे तो वो कैटायंस फॉर्म करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पॉइंट, दे शो हाई डेंसिटी, दे शो हाई डेंसिटी, कॉमा malleability, they show high density, comma malleability, MALLEA है ना, BILITY, malleability, comma ductility, 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 possesses, POSSESS, possesses metallic luster, LUSTRE, metallic luster, comma good conductors of heat and electricity, good conductors of heat and electricity, except except zinc, कैडमियम, है ना, जिंक के ब्रैकेट में लिखना Zn, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, Z कैपिटल या स्मॉल में, जिंक के लिए Zn, है ना, कैडमियम CD, कॉमा मर्क्यूरी दैट इज Hg, एटसेट्रा। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ये कौन से केस है, एक्सेप्शनल केस। ओके, तो अब ये पॉइंट में क्या बता रहा है कि मेटल्स एक तो क्या करते हैं, कैटायंस फॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं मेटल के केस में कि जनरल प्रॉपर्टीज हम मेटल्स के देख चुके हैं 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड में कहीं भी, कि मेटल्स क्या करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो सोनोरस होते हैं। क्या बोलेंगे उसको, साउंड प्रोड्यूस करते हैं मतलब सोनोरस होते हैं। एक देशो लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है, चमक जो कहते हैं लोग, चमकता है ना, देशो लस्टर, जिसको मराठी में हम चकाकी भी कहते हैं, चमकना, है ना, चमकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, एक तो मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मैलिएबल किसको कहेंगे, थिन शीट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग टीन देखते हैं घर के ऊपर में, मेटल वाले बता रहा हूँ, अभी तो फाइबर वाले भी आ रहे हैं, है ना, तो उसको थिन शीट्स में भी हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी थिकनेस कम होती है, वायर जो होते हैं, वायर, है ना, थिन वायर जो आते हैं, है ना, जैसे हम इलेक्ट्रिकल वायर जो देखते हैं तो उसके अंदर में छोटे छोटे से वायर होते हैं, पतले से, है ना, तो वायर्स में भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर में सारे के सारे क्या है, मेटल्स ही, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ कौन बताते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताते हैं, जिसके अंदर में उनकी मैलिएबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी, लस्टर शो करेंगे, सोनोरस रहेंगे। फिर उसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाइयर डेंसिटी होती है। डेंसिटी तो आपको पता है ना, वजन जैसे कहते हैं हम लोग, डेंस होते हैं, है ना, डेंस भी होते हैं। फिर उसी के साथ साथ मेटल्स क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर हम मेटल्स अगर यूज़ करेंगे और उसको अगर हीट या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो वो क्या करते हैं, उसको फ्लो करते हैं, है ना। मेटल्स क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी करते हैं, हमें पता है, क्योंकि मेटल्स को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्विकली क्या करेगा, हीट सप्लाई करता है कि नहीं करता, और हीट भी करता है, क्योंकि एक साइड में अगर से देंगे हम लोग हीट तो दूसरे साइड में भी हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होने लगती है। तो थोड़ी देर के बाद में हमें ये पता लगने लगता है कि वो जो साइड हमारे हाथ में है वो वाली भी क्या हो जाती है, गर्म महसूस होती है। तो वो क्या करते हैं, हीट भी सप्लाई करते हैं।
अब हीट मतलब सिर्फ गर्म का ही नहीं होता है मसला, वार्म जो कहते हैं, है ना, कोल्ड का भी होता है। अगरचे मान लो कि एक साइड हमने क्या किया कि मेटल के रॉड को 0 से कम डिग्री वाले टेम्परेचर में रखा, है ना, तो दूसरा एंड अगर से समझो बाहर है तो क्या होगा, वो साइड वाले जितना भी कूलनेस होगा तो वो क्या होगा, दूसरे टर्मिनल पे आएगा, ठंडा महसूस होने लगता है ना। ठीक, तो हीट मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पे गर्म कर रहे हैं या ये, है ना, ये भी एक टाइप की हीट ही होती है। आगे सब तो मेटल्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सारे मेटल हैं, तो ये सब उनकी क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट, दे फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दे फॉर्म organometallic compounds, ORGANO METALLIC organometallic compounds। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे, जहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, मेटल रहेगा, है ना, डी ब्लॉक में का कोई भी, और इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक क्या रहेंगे, उसी के साथ मॉलिक्यूल्स रहेंगे साइड में, ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, जैसे हम लोग एक चैप्टर देखेंगे और एक आएगा हमारे पास में, जो चैप्टर का नाम रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, चैप्टर ही है हमारे लिए, और एक जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो देखेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े वाले कंपाउंड्स, उनके प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें आएंगी, तो उसके अंदर भी देखेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे RMgX है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, तो उसके अंदर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, क्योंकि Mg मैग्नीशियम है ना, और X है ना, हेलोजन आता है। ठीक है, इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप, एक साइड में हेलोजन ग्रुप आता है, तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही कहते हैं। ठीक है, वो वाले। ओके, अब नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। They have strong metallic bond। तो जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो मेटल फॉर्म करेगा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, तो वो बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। अगर जो मेटल का बॉन्ड अगर जो स्ट्रॉन्गर है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाइयर ही रहेगा। कैसा रहेगा, हाइयर रहेगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट लिखो। Next, the density of D block elements, the density of D block elements is greater than S block elements, is greater than S block elements। क्या रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, ठीक, क्योंकि S ब्लॉक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, बराबर ना, और D ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 10 वाली होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एटॉमिक वेट बढ़ा मतलब क्या बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है, सादा सिंपल फंडा है। ठीक है ना, अगरचे मैं कहूँ कि 1 किलो कॉटन वजनदार होता है या 1 किलो आयरन होता है, क्या बोलेंगे? देखो, एक साइड में कॉटन लिया है, एक साइड में आयरन लिया है, बराबर ना, क्या होगा, सेम ही होंगे, क्योंकि क्या होता है कि आयरन के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो वो क्या करता है, उसका साइज जो होता है उसको कम करता है।
है ना, क्योंकि वाइड स्पेस नहीं होता, जो खुली जगह कहते हैं हम लोग, जैसे हमने देखा है किसके अंदर में देखा, जो चैप्टर देखा था हमने सॉलिड स्टेट, है ना, तो वो आयन के अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाइंडिंग जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और कॉटन के अंदर में स्ट्रॉन्गर नहीं होता, इसलिए कॉटन अगर से 1 किलो लेना है तो इतना सारा नज़र आएगा, लेकिन आयन अगर से देखेंगे तो इतने में ही क्लियर हो जाएगा, बराबर ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा है ना, वाइड स्पेस जो होता है, खुली जगह जो होती है आयन के अंदर में बहुत कम होती है ना, और कॉटन के अंदर में ढेर सारी होती है। एयर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस कॉटन के अंदर में प्रेजेंट होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके चलो। क्योंकि सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर में, तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं, और उनकी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होने की वजह से उनके अंदर में खुली जगह महसूस ही नहीं होती। जैसे मान लो कि हम लोग जो गाड़ी आती है काली पीली वाली उसमें बैठे हैं, है ना, काली पीली में खुले से बैठने के लिए तो कभी मिलता ही नहीं, मैंने देखा है 10 साल पहले, खुले में ऐसा एकदम ठीक ठाक बैठने के लिए कभी मिलता ही नहीं। क्या बोलेगा वो, तुम्ही जरा पुढं सरका, तुम्ही जरा मागं व्हा, तुम्ही जरा तिकडं सोपा म्हणा, आठवते का, करेक्ट है, मैंने 10 साल पहले बैठ के एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बोलता है। तो वहाँ पे क्या होती है, अरेंजमेंट क्या करेंगे वो लोग, है ना, आगे पीछे करेंगे लेकिन पैक कर देंगे पूरा, है ना। अभी वो बीच वाले लाइन में 6 लोगों को बिठाते हैं, है ना, एक्चुअली में बैठने चाहिए कितने, 3, लेकिन बिठाते हैं 5 से 6 लोगों को। अब वो जो लास्ट वाला मेंबर बैठता है जो डोर के पास होता है, तो उसको बैठने के लिए जगह होती ही नहीं, वो पहले तो अंदर खड़ा रहेगा, फिर डोर को क्या करेगा, पैक कर लेगा, फिर उसके बाद में कहीं जगह ढूंढता है ना, लेकिन वहाँ पे कहीं टिकाने के लिए जगह मिलती ही नहीं, होता है कि नहीं होता, फिर वो आगे करेंगे पीछे करेंगे इधर करेंगे उधर करेंगे, है ना। तो अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है ना, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है। तो इसलिए क्या होगा कि कम जगह में अगर ज़्यादा चीज़ें बिठाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना, बराबर ना, बात समझ में आए। तो इसीलिए देखिए आप कभी लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर थोड़ी सी हीट अगर देंगे तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा गैस के पार्टिकल्स में इजीली, लेकिन अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर हीट देंगे तो इजीली कन्वर्ट गैस में नहीं होता, पता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, डबल से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा लूज बाइंड होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी कम लगेगी, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास में बचा हुआ पोर्शन ही बहुत कम है, इसलिए हम लोग स्लोली आगे चलते रहेंगे, ठीक है, ओके, स्टॉप करें फिर।